नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 11वीं 12वीं दोनों के लिए उपयोगी पत्रकारिता। जैसा कि आपको पूर्व के वीडियो में बतलाया गया था कि आने वाला जो वीडियो होगा वो पत्रकारिता संबंधित होगा, क्योंकि उस दिन हमने कविता पढ़ी थी कैमरे में बंद अपाई चैन। कैमरे यानी टेलीविज़न जगत की दुनिया से संबंधित खबरें कि दूरसंचार वाले अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता की प्रसिद्धि को लेकर कितने संवेदनहीन हो जाते हैं। तो वही जो उसी संबंधित विषय पत्रकारिता लिया है। पत्रकार देखो, पत्रकारी आज तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, तो देखते हैं। पत्रकारिता सूचना, ज्ञान और विचारों को, ठीक है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और थॉट्स को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि और चित्रों के माध्यम से लोगों तक संप्रेषित करना ही पत्रकारिता कहलाती है। ये इसकी एक परिभाषा, मतलब सूचना, ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणी के साथ शब्द, ध्वनि, चित्रों के माध्यम से लोगों तक संप्रेषित करना ही पत्रकारिता कहलाती है। दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि देश विदेश में होने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में एकत्र करके पाठकों तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। इसको इस तरह भी आसानी सरल रूप में इस तरह समझ सकते हैं कि देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में एकत्रित करके पाठकों तक पहुंचाना ही पत्रकारिता होती है। पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतर है। शब्दार्थ की दृष्टि से जर्नलिज्म शब्द जनरल से निर्मित है और इसका अर्थ है दैनिक। यहाँ पे लिखा हुआ है इस कार्य, तो इसका अर्थ है क्या है? दैनिक। दैनिक जिसमें दैनिक कार्यों सरकारी बैठकों का विवरण हो, वो क्या कहलाता है? जर्नलिज्म। आज जर्नल शब्द मैगजीन का द्योतक हो चला है, यानी दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं। पत्रकारिता लोकतंत्र का अविभाज्य अंग है। प्रतिपल परिवर्तित होने वाली जीवन और जगत का दर्शन पत्रकारिता द्वारा ही संभव है। प्रस्तुतियों के अध्ययन, चिंतन, मनन और आत्माभिव्यक्ति की प्रवृत्ति और दूसरों के कल्याण और लोक मंगल की भावना ने ही पत्रकारिता को जन्म दिया। तो पत्रकारिता का जन्म किसके कारण हुआ? अध्ययन के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए, आत्मविव्यक्ति की प्रवृत्ति, आत्मविव्यक्ति यानी स्वयं अपनी अभिव्यक्ति, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रवृत्ति और दूसरों के कल्याण, लोकमंगल की भावना ने पत्रकारिता क्या दिया? जन्म दिया। और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अविभाज्य अंग है। ठीक है, ये छोटी सी परिभाषाएं हैं, उनको हम पढ़ा। भाई देश विदेश में होने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में एकत्रित करके पाठकों तक पहुंचाने की क्या कहलाती है? पत्रकारिता कहलाती है। इतना समझ में आ जाए, ठीक है। और ये किस शब्द से बन रही है? किस शब्द का हिंदी रूपांतर है? जर्नलिज्म का। जर्नल शब्द किससे बना है? जर्नल से। जर्नल का मतलब दैनिक, दैनिक कार्यों बैठकों का विवरण हो। आगे ठीक है। पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में ऑगस्टक हिक्की ने, कौन से? ऑगस्टक हिक्की ने बंगाल गजट से की है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आ जाता है एग्जाम में कई बार कि पत्रकारिता की शुरुआत किसने की? ऑगस्टक हिक्की ने। कब की? 1780 में। किस पत्रिका के प्रकाशन के से की? बंगाल गजट से। तो पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? जिज्ञासा। ठीक है, कि लोगों में जिज्ञासा बनी रहती है पढ़ने की। आगे देखते हैं पत्रकारिता का स्वरूप और विशेषताएं। स्वरूप और विशेषताएं। सामाजिक सरोकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़कर ही पत्रकारिता सार्थक बनती है। सार्वजनिक, सामाजिक सरोकार में संबंध, सामाजिकता, सार्वजनिक क्षेत्र है,
से जुड़कर ही पत्रकारिता सार्थक बनती है। सामाजिक सरोकारों को व्यवस्था की दहलीज तक पहुंचाना और प्रशासन की जनहितकारी नीतियों योजनाओं को समाज के सबसे निचले तबके तबके यानी वर्ग तक ले जाने का दायित्व निर्वाही सार्थक पत्रकारिता होती है। मतलब जन कल्याण की योजनाओं को समाज के निचले तबके तक ले जाने का दायित्व का जो निर्वाह जो पत्रकारिता करती है वही सार्थक पत्रकारिता कहलाती है। मतलब ये समाज का और सार्वजनिक पब्लिक क्षेत्र से जुड़कर, सोशल और पब्लिक क्षेत्र से जुड़कर, ठीक है, पत्रकारिता अपने जो दायित्व रहते हैं उनका निर्वाह करती है। ठीक है, सामाजिक सरोकार समाज से जुड़ी रहती है, पब्लिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़कर पत्रकारिता क्या बनती है, सार्थक बनती है। पूछ लेगा पत्रकारिता किन क्षेत्रों से मिलकर सार्थक बनती है, सामाजिक सरोकार और सार्वजनिक क्षेत्र से। ठीक है, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आपको पहले भी बता दिया ऊपर में। कोई भी लोकतंत्र तभी सशक्त बन सकता है जब पत्रकारिता सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी सार्थक भूमिका निभाता रहे। ठीक है, कोई भी लोकतंत्र तभी सशक्त बनता है जब पत्रकारिता सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी सार्थक भूमिका निभाते रहे, सामाजिक दायित्वों को निभाता रहे, उनकी समस्याओं को, उन्हीं के अधिकारों की बात करता रहे। सार्थक पत्रकारिता का उद्देश्य ही यह होना चाहिए कि वह प्रशासन और समाज के बीच महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका अपनाए। मतलब सार्थक पत्रिका यह है प्रशासन और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाए, यही उद्देश्य होना चाहिए पत्रकारिता, तभी वो सार्थक पत्रकारिता है। क्योंकि प्रशासन से जुड़ेगी, प्रशासन की योजनाओं को समाज के निचले तबके तक या हर वर्ग तक पहुंचाने का वो काम करेगी। ठीक है, तो उनकी ध्यान आकर्षण करेगी प्रशासन का, ताकि प्रशासन चेते, उनकी समस्याओं को सुने, उनका निराकरण करे, तो ही क्या है, सार्थक पत्रकारिता है। आगे पत्रकारी लेखन के आने वाले विषय। तो पत्रकार लेखन में कौन कौन से विषय आते हैं, देखो, समाचार लेखन आता है, संपादकीय आता है, फीचर आता है, आलेख आता है, रिपोर्ट आती है, कार्टून आती है। ठीक है, और पत्रकारिता लेखन का उद्देश्य क्या आता है, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। ठीक है, सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना, ये इसके उद्देश्य होते हैं, लेखन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना, ये इसके क्या होते हैं, उद्देश्य रहते हैं। आगे समाचार लेखन। पहला, परिभाषा। समाचार किसी भी ताजा घटना, विचार, समस्या की रिपोर्ट है। कोई भी ताजा घटना हुई, कोई विचार आया, कोई समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और उसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। जिस अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और अधिक से अधिक लोगों पर उसका प्रभाव पड़ रहा हो। और न्यूज़ को कहते हैं भाई, न्यूज़ किससे बनी है, NEWS से। मतलब क्या होता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों तरफ की खबर अर्थात समाचार संबंध चारों दिशाओं से होता है। अब समाचार लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु। समाचार लेखन हेतु सर्वप्रथम तथ्यों का संकलन किया जाता है। ठीक है, तथ्यों को योजनाबद्ध व्यवस्थित करना समाचार लेखन की प्रक्रिया का दूसरा चरण। पहले सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, फिर उनको तथ्यों को योजनाबद्ध व्यवस्थित किया जाता है, फिर उसके बाद उनका टाइटल दिया जाता है, शीर्षक लिखा जाता है। शीर्षक के बाद वो किसने दी, कौन सी एजेंसी ने दी, कौन से संवाददाता ने दी, उसका उल्लेख होता है। फिर तत्पश्चात फिर उसका इंट्रोडक्शन होता है, भूमिका लिखी जाती है, आमुख होता है जिसे आमुख बोलते हैं। फिर समाचार का विवरण या विस्तार लिखा जाता है जिसे बॉडी क्लेवर कहते हैं। और अंत में क्या आते हैं, लिखे हुए की जांच करते हुए संपूर्ण समाचार का संक्षिप्त सार किया जाता है जिसे समापन कहते हैं। ठीक है, शीर्षक के बाद उसका आमुख हो जाता है, बॉडी हो जाती है और फिर समापन हो जाता है। ये समाचार लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहले तथ्यों का संकलन किया जाता है, फिर उनको व्यवस्थित किया जाता है, फिर इसके शीर्षक दिया जाता है, फिर शीर्षक के बाद जो कहाँ से स्रोत लिया गया है, विश्वसनीय स्रोत कौन सा है। ऐसे थोड़ी कोई भी समाचार लिख देंगे, तो है विश्वसनीय स्रोत होगा, उसका उल्लेख करेंगे और उसके बाद आमुख लिखते हैं और फिर समाचार का विस्तार करते हैं जिसे बॉडी बोलते हैं। और अंत में लिखे हुए की जांच करते हुए संपूर्ण समाचार का संक्षिप्त सार लिखा जाता है। आगे देखते हैं समाचार लेखन की शैली। भाई किस तरह लिखा जाता है, ये भी कई बार एग्जाम पूछता ही है। समाचार लेखन की लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। कौन सी शैली कहलाती है, उल्टा पिरामिड शैली, विलोम स्तूपी पद्धति कहते हैं इसे।
उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की एक विशेष शैली है जो सबसे लोक प्रसिद्ध उपयोगी और बुनियादी है। तो ये एक विशेष शैली है, मतलब ये याद रखना, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की एक विशेष शैली है जो सबसे लोक प्रसिद्ध उपयोगी और बुनियादी है। यह शैली कहानी लेखन की शैली के बिल्कुल विपरीत होती है। कहानी लेखन में क्लाइमेक्स अंत में होता है, कहानी में अंत में आता है क्लाइमेक्स, और जबकि उल्टा पिरामिड शैली में पहले ही क्लाइमेक्स होता है। जब क्लाइमेक्स लिखा रहेगा तो क्या होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। उल्टा पिरामिड शैली को 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रयोग में लाया गया था, परंतु इसका पूर्णतः विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उल्टा पिरामिड से क्लाइमेक्स का आता है पहले, कहानी में क्या होता है सबसे बाद में, धीरे धीरे पढ़ेंगे फिर क्लाइमेक्स आएगा। तो उल्टा पिरामिड शैली 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रयोग में लाया गया था, परंतु इसका पूर्णतः विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ था। आप देखो उल्टा पिरामिड शैली के अंग आपको पढ़ा था ना, कि पहले क्या लिखेंगे, उसका क्या लिखेंगे, यहाँ पे अभी आपको संकलन किया जाता है, फिर व्यवस्थित किया जाता है, फिर ये समाचार प्रकाशित दूसरी प्रक्रिया, फिर शीर्षक लिखा जाता है, फिर स्रोत लिखा जाता है, फिर आमुख होता है, फिर बॉडी होती है और फिर समापन होता है। तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का ढांचा, तो पहला क्या आता है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, मुखड़ाई। इसी में ऊपर शीर्षक हो जाएगा, फिर उसके बाद तो एक लाइन में उसका भूमिका लिख दी जाएगी, फिर बॉडी हो जाएगी, क्लेवर होती है, उल्टा पिरामिड शैली। तो उल्टा पिरामिड शैली कैसा होता है, इस तरह का होता है। उल्टा पिरामिड शैली त्रिभुज का उल्टा होता है, तो इसे बोलते हैं उल्टा पिरामिड। तो आई यानी इंट्रो, बी फॉर बॉडी, एस फॉर समापन। तो इस तरह की इसकी संरचना होती है उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। इंट्रो, तो उल्टा पिरामिड पूछ ले आपसे, समाचार कितने अंग होते हैं, 3 होते हैं, इंट्रो बॉडी समापन। इंट्रो को ही क्या बोलते हैं, मुखड़ा बोलते हैं, बॉडी को क्लेवर बोलते हैं, और समापन। अब समाचार लेखन से संबंधित आवश्यक चरण, आवश्यक क्या होते हैं, चरण, बातें। देखो किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। समाचार लेखन करते समय सर्वप्रथम समाचार का शीर्षक देना चाहिए। क्या देना चाहिए, शीर्षक। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठकों को सहज रूप से क्या करे, आकर्षित करे, समाचार का मूल भाव बताए, पाठक को अपनी रुचि के अनुसार समाचार खोजने में सहायक हो, मतलब आकर्षक शीर्षक होना चाहिए। दूसरा, शीर्षक कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए, सरल सा भाषा में होना चाहिए, वास्तविक अर्थ लिए होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, शीर्षक को कभी भूतकाल में नहीं लिखना चाहिए। शीर्षक में यदि नाम दिया जाना जरूरी है तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम दिया जाना चाहिए जो लोकप्रिय हो, जिसे लोग जानते हो, एक जनता का बड़ा समूह से जानता हो। शीर्षक समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है। शीर्षक समाचार का क्या माना जाता है, प्रवेश द्वार, यहीं से प्रवेश किया जाता है समाचार में। शीर्षक की उपयोगिता, शीर्षक की उपयुक्तता समाचार के महत्व को बढ़ा देती है। अगर शीर्षक अच्छा है तो समाचार का महत्व बढ़ जाती है। उपयुक्त होना चाहिए शीर्षक, घटना से संबंधित। स्रोत, अब स्रोत आ गया, इसके अंतर्गत स्थान, व्यक्ति दोनों का उल्लेख करने से समाचार ज्यादा विश्वसनीय हो जाता है। जैसा आपको पूर्व में बताया, स्रोत ऐसा होना चाहिए जिसपे विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय हो, हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा है या हमारी समाचार एजेंसी ने ऐसे बताया है, या बीबीसी के समाचार संवाददाता के द्वारा ये बतलाया गया है। इस तरह की मतलब विश्वसनीय स्रोत होना चाहिए। और इसके बाद आता है आमुख, इंट्रो या लीड भी बोलते हैं इसको, आमुख या इंट्रो। ये समाचार का पहला अनुच्छेद होता है, जिसे कहते हैं ना मुखड़ा, ये मुखड़ा है एक तरह से। इंट्रो या मुखड़े में पहले 3-4 ककारों का उत्तर दिया जाता है। ककार होते हैं कैसे निर्मित शब्द होते हैं, 3-4 ककारों का उत्तर दिया जाता है। ये ककार है, ये याद रखना, इंट्रो में 3 या 4 ककारों का उत्तर दिया जाता है, ठीक है। ककार होते हैं 6, तो आगे बताएंगे इसमें। तो ये वैसे आपको याद रखने हैं भाई, 4 ककारों का उत्तर दे, कौन से में, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्या, कौन, कब,
कहाँ। ठीक है, याद कैसे रह जाएगा? आदक है, पहले वाला आदक है, फिर कौन ने पहले आता है ना, तय थे दे दह और न तय वाली पंक्ति में, फिर पै पतंग वाली में आता है पै फै बै बै और ये रेला वह है में आ गया। आधा क्या है इसलिए याद है, तो यह याद रखना, पहले आधा क्या वाला आएगा, फिर न आएगा, फिर बा आएगा और फिर क्या आ जाएगा, है वाला आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखने का तरीका बताया, पहले आधा क्या आ गया, फिर तय वाली लाइन में कहते हैं ना तय थ द ध न। ठीक है, फिर पै पै वाली लाइन आ जाएगी, पै फै बै बै और फिर है। ये तो ये याद रखने का तरीका है भाई, इस तरह ये वर्ड आएंगे। तो चार हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, इतना याद रखो। तो तीन चार ककारों को उत्तर दिया जाता है आमुख के अंतर्गत। आमुख कैसा होना चाहिए? सारगर्भित होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। मतलब पहला अनुच्छेद है, और आमुख में 30 से 35 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना है। आमुख कहना चाहिए, ऊपर लिखा हुआ है सारगर्भित होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और बस उसमें 30 से 35 शब्द नहीं होने। ये पूछ लेता है कितने शब्द होते हैं आमुख में, 30 से 35। कितने ककारों को उत्तर दिया? 4 का। कौन से ने? क्या, कौन, कब, कहाँ। क्या आधा हो गया, फिर कौन आ गया, फिर कब हो गया, फिर कहाँ हो गया। और आमुख कैसा होना चाहिए? सारगर्भित, संक्षिप्त और ठोस होना चाहिए। आमुख में किंतु, परंतु, लेकिन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। याद है, किंतु, परंतु, लेकिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो याद होगी बात। अब आते हैं बॉडी। बॉडी या क्लेवर, आमुख या इंट्रो के पश्चात समाचार का शेष भाग, जिसे बॉडी या समाचार का क्लेवर कहते हैं। यहाँ फ्लेवर लिख दिया है, क्लेवर है। क्लेवर कहा जाता है, आता है। आमुख के बाद क्या आता है? बॉडी या क्लेवर। इसमें सभी घटनाएं क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाती हैं। बॉडी में शरीर का जो विवरण होता है ऐसे ही घटना का विवरण होता है, और घटना क्रम से वर्णित होती है, क्रम से एक के बाद एक दूसरी वर्णित होती है। इसमें आमुख से अलग तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए। आमुख का अलग चीज़ है, इसमें अलग, उसको स्पष्ट रूप से बतलाना है, इसमें पूरी विस्तार से बतलाना है, उसे अलग तथ्य होने चाहिए। और अंत में समस्त समाचार का क्या लीजिए? समापन, मतलब सार दिया जाना चाहिए। और समाचार संक्षेपण में जो संक्षिप्त करने करते हैं, उसमें पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। पुनरुक्ति बार बार नहीं लिखना चाहिए। नकारात्मक वाक्य नहीं होने चाहिए। संवाददाता को अपना अभिमत प्रकट नहीं करना चाहिए। इसमें संवाददाता अपना मत प्रकट, अपने विचार प्रकट नहीं करेगा, बस उसका संक्षिप्त सार होना चाहिए। और पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक वाक्य नहीं होनी चाहिए। ये हो गया, इसके चरण हो गए भाई, कैसे समाचार को इकट्ठा करते हैं, कैसे शीर्षक देते हैं, कैसे आमुख होता है, आमुख में कितने वर्ड होते हैं, कितने ककारों को उत्तर दिया जाता है, बॉडी में क्या होता है, और अंत में समापन कैसे होता है। आगे देखते हैं समाचार लेखन के 6 ककार। जो ककारों की बात की थी वही 4 ककार आते हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, किसमें? आमुख में। अब वो 6 ककारों पढ़ रहा है। इनको याद रखने का तरीका है, अंग्रेजी के 5 W याद कर लो और 1 H याद कर लो। 5 W। तो जैसे पहला हो गया क्या, वाट हो गया एक वाट, दूसरा हु, तीसरा वैन, फिर वेयर, फिर हाउ कैसे, फिर क्यों। ठीक है, तो क्या हो गया, मतलब पहले वाट, वाट से शुरू होता है पहले क्या, वाट मतलब क्या गठित हुआ, क्या घटित हुआ। यहाँ गहगड़ी है बेटा, घटित है, घटित एक संगठन नहीं, मतलब क्या घटना घटित हुई। ये घटित गहगड़ी वाला आएगा, घटित, क्या घटित हुई, क्या घटना। हु का मतलब घटना किससे संबंधित है। कब मतलब घटना कब घटी। कहाँ, कैसे अर्थात घटना कैसे। वाई क्यों, घटना क्यों घटी। ये प्रकारों का मतलब ये होता है, क्या घटित हुआ, ठीक है, घटना किससे संबंधित है, घटना कब घटी, घटना किस स्थान पर घटी, और घटना कैसे घटित हुई। और 1 H में
व्हाट, हु, व्हेन, वेयर और वाई, और एक हाउ, एच से होने वाला। कैसे लेते हैं एक एक उदाहरण। दिल्ली में मकान की मौत हुई, एक ऐसा समाचार है लिखा हुआ। तो क्या, कौन, कब, कहाँ, आपको बताए थे इंट्रो में 6 आएंगे। क्या, कौन, कब, कहाँ। तो क्या हुआ, क्या हुआ, 6 मरे 2 घायल। कौन थे, परिवार के लोग। कब, सोमवार रात 11 बजे। कहाँ, नई दिल्ली में। तो ये इंट्रो में आ गए। फिर बॉडी में कैसे, छत ढहने से, या देने हो गए बेटे, या छत देने से। तो यहाँ हो जाएगा छत ढहने से। अभी सही कर दें, अभी सही। है ने, ये लीजिए, हो गया बेटा छत डहने से। ये हो गया। ये हो गया बेटा छत डहने से। तो कब, छत डहने से हो गया। क्यों, लोग छत पर सो रहे थे, इसलिए वो नीचे गिर गए और उनकी मौत है। इस तरह समाचार को इन 6 ककारों में बांटा जाता है। तो इन 6 ककारों का स्थान इस तरह रखा जाता है। क्या, कौन, कब, कहाँ इंट्रो में होता है, बाकी बच्चे बॉडी में आते हैं और बाकी में समापन हो जाता है। अब होते हैं पत्रकार। पत्रकार कौन होता है, रिपोर्ट लाने वाला। पत्रकार वह व्यक्ति होता है जो समसामयिक घटनाओं, लोगों एवं मुद्दों आदि पर जानकारी एकत्र करता है और इस जानकारी को जनता तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचाता है। इस व्यवसाय या कार्य को क्या कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं। मतलब पत्रकारिता क्या कहते हैं, देश विदेश की घटनाओं को, समाचार को एकत्रित करके एक विशाल जनसमूह लोगों तक पहुंचाने का काम ही क्या है, पत्रकारिता कहलाती है। तो पत्रकार वो व्यक्ति होता है जो सूचना घटनाओं को एकत्रित करता है और इसी जानकारी जनता तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचाना क्या कहलाती है, पहुंचाता है। और ये व्यवसायिक कार्य क्या कहलाती है, पत्रकारिता कहलाती है। एक सफल पत्रकार ने निम्न गुण होना आवश्यक है। क्या, पहला तो ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसमें कूटनीति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, उसमें साहस होना चाहिए। ये 5 गुण होने चाहिए पत्रकार में, ज्ञान, संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस होना चाहिए। हिम्मत भी होनी चाहिए। आग लग जाए, आग की रिपोर्ट, कई बार आतंकवादी हमला होता रहता है फिर भी वो रिपोर्ट लेने चले जाते हैं। आंदोलन होते रहते हैं, पत्थरबाजी होती है फिर भी वो उसको कैमरा लेकर कवरेज करने चले जाते हैं। तो इसलिए इसे धैर्य की बात है हैं, और साहस होता है उनमें, धैर्य रखते हैं और हिम्मत करते हैं कि कुछ घटना घटी तो कैमरे में कहते हैं। साहस, हिम्मत होती है, कहीं भी वो चले जाते हैं। आगे देखो, पत्रकार का दायित्व क्या है, दर्शकों तक सूचना पहुंचाना, देश विदेश मुद्दों की जानकारी देना, जागरूक करना होता है, शिक्षित करना होता है, मनोरंजन करना होता है, ज्वलंत मुद्दों की जानकारी देना। ज्वलंत मुद्दे माने होते हैं करंट मुद्दे जो अभी भी चर्चा में है उनकी जानकारी देना, समसामयिक मुद्दों की जानकारी देना आदि क्या है, ये इसके दायित्व हैं। 5 तो इसके मूल गुण हैं और 1 2 3 4 5 6 7 इसके क्या है, दायित्व है, कर्तव्य है इसके। दर्शकों तक सूचना पहुंचाना, देश विदेश की मुद्दों की जानकारी देना, जागरूक करना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, ज्वलंत मुद्दों की जानकारी देना, समसामयिक मुद्दों की जानकारी देना। 5 गुण 7 दायित्व। अब पत्रकार के प्रकार, ये आता है एग्जाम में कई बार। पत्रकार कितने प्रकार होते हैं, 3। पूर्णकालिक, अंशकालिक जिसे स्ट्रिंगर कहते हैं, स्वतंत्र पत्रकार जिसे फ्रीलांसर कहते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार ये पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं।
किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। अंशकालिक ये ऐसे पत्रकार होते हैं जो किसी निश्चित समाचार संगठन के लिए काम तो करते हैं लेकिन निश्चित समय के लिए निश्चित मानदेय पर काम। और अंशकालिक यानी कुछ निश्चित जो समय है उसके लिए काम करते हैं और निश्चित मानदेय पर, निश्चित जो उनको पेमेंट है उसके लिए काम करते हैं। मानदेय मतलब जो मेहनताना, मानदेय का मतलब मेहनताना, जो निश्चित मेहनताना उस पर काम करते हैं। और स्वतंत्र पत्रकार, ये पत्रकार किसी विशेष समाचार से जुड़े नहीं होते पर ये भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबार होने के लिए लिखते हैं। ये होते हैं स्वतंत्र पत्रकार, जिसे बोलते हैं फ्रीलांसर। अंशकालिक को स्ट्रिंगर, और पूर्णकालिक जो किसी समाचार संगठन से जुड़े रहते हैं उनको नियमित वेतन मिलता है। आप देखो समाचार पत्रों के विभिन्न पृष्ठ, आप देखो संपादकीय पृष्ठ आता है। इस पृष्ठ को समाचार पत्र की आत्मा कहा जाए। आपसे पूछ ले कि किस पत्र को, किस पृष्ठ को, किस समाचार पत्र के किस पन्ने को समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है? संपादकीय पन्ने को, यानी उस पृष्ठ को। विचार पृष्ठ में क्या होता है? इसमें वैचारिक लेख होते हैं, संपादकीय होते हैं, महत्वपूर्ण टिप्पणियां होती हैं, विभिन्न जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर विशेषज्ञों की राय होती है। तो ये संपादकीय पृष्ठ ही विचार पृष्ठ के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, ऊपर ऊपर क्या रहता है? संपादकीय पृष्ठ रहता है, बाकी संपादकीय वैचारिक टिप्पणियां महत्वपूर्ण उसके नीचे लिखे रहते हैं। एक होता है बिजनेस पृष्ठ, व्यापार और अर्थ मतलब बिजनेस और इकोनॉमिक्स से जुड़ी खबरों का पृष्ठ होता है, जिसमें व्यापार, वाणिज्य, अर्थ जगत की खबरों को स्थान दिया जाता है। प्रदेश पृष्ठ, ये पृष्ठ में क्या होता है? उस राज्य से संबंधित खबर होती है। इसमें देश के विभिन्न प्रदेशों की खबरों को और विशेष रूप से जिस प्रदेश में उसका विशेष संस्करण प्रकाशित हो रहा है उसकी खबर को विशेष रूप से प्रकाशित किया जाता है। उससे संबंधित समाचारों को प्रादेशिक खबरों के पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाता है। एक तो इसमें देश के विभिन्न प्रदेशों की खबरों का वर्णन, और विशेष रूप से जिस प्रदेश में उसको वो छपता है, जो संस्करण उसका संस्करण प्रकाशित होता है उससे संबंधित समाचारों को प्रादेशिक खबरों के पृष्ठ पर अंकित किया जाता है। और 14 स्थानीय पर, लोकल में इसमें उस स्थान, विशेष जिले, नगर की खबरों को छापा, जहाँ पर वो बढ़ता है उसकी उस जिला है, नगर है, उसकी खबरों को छापा जाता है, उसे स्थानीय पृष्ठ होते हैं। तो संपादकीय पृष्ठ आत्मा होता है। विचार पृष्ठ में क्या होते हैं? वैचारिक, संपादकीय, महत्वपूर्ण टिप्पणियां और विभिन्न जनहित से जुड़ी मुद्दों की जानकारी होते हैं। फिर बिजनेस पृष्ठ होता है, प्रदेश पृष्ठ होता है और स्थानीय पृष्ठ होता है। अब देखिए समाचार पत्रों की कार्यप्रणाली। समाचारों के चयन का उत्तरदायित्व संपादकीय विभाग का होता है। कार्यप्रणाली से संबंधित व्यक्ति किसका होता है? संपादकीय विभाग। और संपादकीय विभाग का हेड कौन कहलाता है? संपादक। ठीक है, मुख्य संपादक जिसे बोल सकते हैं आप, चीफ एडिटर। तो संपादकीय विभाग का निरीक्षण, निर्देशन विभाग को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना होता है। संपादकीय विभाग का निरीक्षण करना होता है, इसका निरीक्षण करेगा संपादक, निर्देशन करेगा, विभाग को चुस्त दुरुस्त बनाए रखता है। यह समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी होता है। और संपादकीय विभाग का प्रशासनिक और विधिक अधिकारी होता है, कौन होता है? संपादक होता है। अगर कोई न्याय संबंधी कोई बातें पड़ जाती है, गलत समझ सूझी, तो उसके लिए जिम्मेदार संपादक होता है। स्थानीय संपादक समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण में छपने वाली खबरों का, जो लोकल खबर छपती हैं, वो उसका उत्तरदायित्व किस पर होता है? स्थानीय संपादक पर। अब आता है सहायक संपादक। वैचारिक लेख, अग्रलेख, संपादक के नाम पत्र इत्यादि सामग्री का चयन करके इन्हें प्रकाशन योग्य बनाता है कौन? सहायक संपादक। जिसमें वैचारिक लेख आते हैं, अग्रलेख और संपादक के पत्र इत्यादि आते हैं, वो किसके होते हैं? सहायक संपादक। पूछ लेगा कि स्थानीय संस्करण से संबंधित खबरों को उत्तर किस पे होता है? संपादक, स्थानीय संपादक, सहायक संपादक, स्थानीय संपादक। वैचारिक लेख, अग्रलेख, संपादक के नाम पत्र लिखते किस पे होता है? संपादक, मुख्य संपादक। किसकी जिम्मेदारी होता है? जो प्रकाशन के योग्य बनाता है, सहायक संपादक। विभाग का निरीक्षण, निर्देशन, चुस्त दुरुस्त विधिक अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, कौन होता है? संपादक। पृष्ठ पर बारी। अब देखो समाचारों को चयन करके उनकी गुणवत्ता के आधार पर उन्हें विभिन्न पृष्ठों पर स्थान देता है। इसको सही कर लेते हैं अभी।
विभिन्न पृष्ठों पर ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। तो पृष्ठ प्रभारी कहता है समाचार को चयन करके उनकी गुणवत्ता के आधार पर उन्हें विभिन्न पृष्ठों पर क्या देता है, स्थान देता है, ये कहता है पृष्ठ प्रभारी। उप संपादक सब एडिटर समाचारों की गुणवत्ता का निरीक्षण, परीक्षण, उन्हें आवश्यक संशोधन आदि करता है। समाचारों की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा, परीक्षण करेगा और उनमें आवश्यक संशोधन आदि ये काम करता है कौन, उप संपादक। ठीक है, समाचार गुणवत्ता का निरीक्षण करता है, मतलब ये अब आप पूछ लिया जाएगा समाचारों की गुणवत्ता का निरीक्षण, परीक्षण, उनमें आवश्यक संशोधन आदि कौन करता है, कौन करता है, उप संपादक। प्रूफ रीडर प्रेस कॉपी को पढ़ने वाला व्यक्ति कॉपी होल्डर होता है, उसके पढ़ने के अनुसार जो प्रूफ में संशोधन करता है उसे कौन कहते हैं, प्रूफ रीडर बोलते हैं। और जो पढ़ पढ़ कर करता है उसे कौन बोलते हैं, प्रूफ रीडर बोलता है। एक व्यक्ति पढ़ेगा, जो प्रेस कॉपी को पढ़ने वाला होता है वो कौन होता है, कॉपी होल्डर। और उसके पढ़ने के अनुसार जो उसमें संशोधन करता है उनको कौन करता है, प्रूफ रीडर कहता है। और इन सब में सबकी जिम्मेदारी किसकी होती है, इन सब के ऊपर कौन होता है, उप संपादक होता है। अब होता है पेज मेकर, उससे मतलब ये समाचार में पत्रों जो कार्य व्यक्ति जो काम करते हैं उनके बारे में बताया बेटा। पेज मेकर कंप्यूटर में कंपोज की गई सामग्री को पेस्ट करके डमी बनाता है और यह डमी विभिन्न पृष्ठों की होती है, मतलब कंपोज की सामग्री डमी बना के रखता है, ये पेज मेकर होता है। यह होता है छायाकार या फोटोग्राफर विभिन्न घटनाओं या समाचार से जुड़ी तस्वीरें समाचार कक्ष को उपलब्ध कराता है। ये विभिन्न घटनाओं से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई जो खबरें हैं, विभिन्न घटनाओं समाचार से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं, फोटो हैं, वो समाचार कक्ष को उपलब्ध कराता है। भाई ये घटना घटी थी, इसकी फोटो है, तो ये उपलब्ध कराएगा कौन, छायाकार या फोटोग्राफर। कलाकार समाचार पत्र की ड्राइंग, लेआउट आदि तैयार करता है, ये कलाकार होता है। समाचार पत्र की ड्राइंग तैयार करेगा, लेआउट भाई किस तरह का आज किस तरीके से निकलेगा, इस तरह आज उसको लिखावट में देना है। कार्टूनिस्ट कार्टून चित्रों के माध्यम से समाचारों और उन पर आधारित विशिष्ट टिप्पणियों को समाचार पत्र के लिए प्रस्तुत करता है। कार्टून चित्रों के माध्यम से समाचारों और उन पर आधारित विभिन्न विशिष्ट टिप्पणियों को समाचार पत्र के लिए प्रस्तुत करता है, मतलब ये कार्टून चित्रों का समायोजन करता है किसमें, समाचार पत्र। तो कार्टून चित्रों के माध्यम से समाचारों और उन पर आधारित विशिष्ट टिप्पणियों को समाचार पत्र में प्रस्तुत करता है कौन, कार्टूनिस्ट। अब देखो सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है इसमें, संपादक, प्रशासनिक विधि अधिकारी इस, ठीक है। और लोकल समाचार के लिए कौन होता है, मुख्य स्थानीय संपादक। वैचारिक लेख, अग्रलेख संपादक के नाम पत्र इंदु का अधिकारी कौन होता है, प्रकाशन योग्य बनाता है, सहायक संपादक। पृष्ठों का कौन सा खबर किस पृष्ठ पे छापनी है वो कौन सा होता है, पृष्ठ प्रभारी होता है। उप संपादक जो समाचार गुणवत्ता का निरीक्षण, परीक्षण, आवश्यक संशोधन कराता है, उस किसके माध्यम से, प्रूफ रीडर के माध्यम से। तो प्रूफ रीडर तो कॉपी होल्डर, प्रेस कॉपी को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन होता है, कॉपी होल्डर। और उसको पढ़ने के अनुसार जो चेंज करता है वो कौन होता है, प्रूफ रीडर कहलाता है। पेज मेकर कंप्यूटर से कंपोज की सामग्री को पेस्ट करके डमी बनाता है, ये डमी विभिन्न पृष्ठों की होती है। छायाकार और घटनाओं जुड़ी हुई फोटो को उपलब्ध कौन होता है, फोटोग्राफर होता है। तो समाचार पर ड्राइंग लेआउट कौन करता है, कलाकार करता है। कार्टून चित्रों का समायोजन कौन करता है, उन पर आधारित विशेष टिप्पणियों को, मतलब कार्टून चित्रों के माध्यम से समाचार उन पर आधारित विशेष टिप्पणियों को समाचार पत्र के लिए प्रस्तुत कर, मतलब कार्टून के दिखाना ही नहीं है बच्चों का, उसके माध्यम से कुछ टिप्पणियां हैं, कुछ समाचार देना है, कुछ संदेश देना है, उसके लिए करने का काम कौन करता है, कार्टूनिस्ट करता है। आगे देखिए ये आपको है पत्रकारिता के विविध रूप, ये आपको दिख रहा है अच्छे से। अब ये चीज है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ये आराम से। आप देखिए पत्रकारिता दैनिक इतिहास लेखन है, मतलब रोजाना का इतिहास लेखन। पत्रकार अपनी स्वतंत्र
पूर्ण स्वतंत्रता के बाद भी सामाजिक नैतिक दायित्व के दबाव में रहता है। बिना ठोस सबूत के समाचार संकलन से किसी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को अनावश्यक नुकसान पहुंच सकता है। बिना ठोस सबूत के समाचार संकलन से किसी की व्यक्तिगत जो प्रतिष्ठा है, व्यक्तिगत है गलत लिखा है, प्रतिष्ठा को अनावश्यक नुकसान पहुंचता है, जिसका ध्यान पत्रकारिता में रखना बहुत जरूरी है। गलत खबर छप गई तो किसी की रेपुटेशन पर सवाल उठ सकता है, तो उसको नुकसान हो सकता है, उसको वो मानहानि का दावा कर सकता है। तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें। अब पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? जिज्ञासा। ठीक है, और पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? जिज्ञासा। और पत्रकारिता मूल सिद्धांत, जिज्ञासा शांत करने की कोशिश ही पत्रकारिता का मूल सिद्धांत है। कहते हैं बाढ़ आई बिहार में, भाई तो कहाँ तक आई? तो वो पत्रकारिता बताएगा यहाँ तक बाढ़ आई, इतना नुकसान हुआ, इतने लोग भाई, तो वो जिज्ञासा रहती है, उसको शांत करता है। वो कहते हैं भाई अब तो कल के अखबार में ही पता चलेगा क्या हुआ। अब देखते हैं खोजपरक पत्रकारिता। ये पत्रकारिता के प्रकार है। ये पत्रकारिता क्या है? प्रकार। खोजपरक पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों, यहाँ से सवाल आता है, ध्यान से पढ़ना इनको। सार्वजनिक महत्व के मामलों यथा भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। तो ये सार्वजनिक महत्व के मामलों जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। खोजी पत्रकारिता अंतिम रणनीति के तौर पर प्रयुक्त की जाती है। जब अंतिम रणनीति है कि अब कोई उपाय नहीं है, तब जाकर ये प्रयोग में लाई जाती है। जब सत्य को लाने के कोई उपाय नहीं बच जाता है, तब एक खोजी पत्रकारिता को सामने लाई जाती है, जब कोई उपाय नहीं रहता है। टेलीविजन में इसे स्टिंग ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्टिंग ऑपरेशन चल रहा भाई। और अमेरिका का वाटरगेट कांड इसी खोजी पत्रकारिता का उदाहरण है। तो एक कांड का उजागर किया गया था, अमेरिका के वाटरगेट कांड, वो किसका उदाहरण था? खोजी पत्रकारिता का उदाहरण था। तो याद रहेगा, खोजी पत्रकारिता में मामले की खोजबीन करना है, नहीं भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ियाँ, और ये अंतिम रणनीति, अंतिम स्ट्रेटेजी के रूप में काम लाया जाता है जब सत्य को लाने के लिए और कोई उपाय नहीं रह जाता। और आजकल टेलीविजन किस नाम से जाने जाते हैं? इसे स्टिंग ऑपरेशन चलाया भाई। अब देखो अगला, विशेषीकृत पत्रकारिता। दूसरी कौन सी है? विशेषीकृत। किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए, किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। विशेषीकृत है किसी क्षेत्र की गहरी जानकारी देना, विशेष जानकारी देना, उसका विश्लेषण करना ही, गहरी जानकारी देते हैं उसका विश्लेषण करना ही विशेषीकृत पत्रकारिता हो जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत विभिन्न रूप से विभिन्न क्षेत्र आते हैं जो विशेष स्पेशल क्षेत्र से जुड़ी बातें बताते हैं। संसदीय क्षेत्र, संसदीय पत्रकारिता, संसदीय क्षेत्र बातें होंगी। न्याय से जुड़ी हुई न्यायालय पत्रकारिता निकलेगी। इकोनॉमी समझते इकोनॉमी पत्रकारिता निकलेगी। कृषि जगत से कृषि पत्रकारिता निकलेगी। खेल से खेल जगत पत्रकारिता निकलेगी। विज्ञान और विकास से विज्ञान विकास पत्रकारिता निकलेगी हैं। और अपराध पत्रकारिता अपराध पत्रकारिता निकलेगी। फैशन और फिल्म से फैशन फिल्म पत्रकारिता निकलेगी। ये विशेष क्षेत्र से जुड़ी हुई पत्रकारिता है। अब आती इंपॉर्टेंट वॉच डॉग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट। डॉग किससे बात हुई है? डॉग निगरानी रखता है, ऐसे ही चौकीदार वाला डॉग। तो कहते हैं सरकार के कामकाज पर निगाह रखने, उनकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। यह सरकारी सूत्र पर आधारित पत्रकारिता है। वॉचडॉग पत्रकारिता की मुख्य भूमिका सरकार और जनता के बीच तालमेल बनाना। इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लेना। मुख्य उद्देश्य सरकार और जनता के बीच क्या करना? तालमेल बिठाना। यही पत्रकारिता का भी पहले मूल उद्देश्य यही बताया था। और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम आज मीडिया ही है, ये भी पहले बता दिया आपको। तो जनता की आवाज़ है जो सरकार तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? मीडिया ही है। और सरकार की योजनाओं को समाज के निचले तबके तक लाने का काम भी कौन करती है? मीडिया ही करती है। तो ये होती है वॉचडॉग, मतलब सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और उनकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना। योजनाएं चलती है उन पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। ये सरकारी सूत्र पर आधारित पत्रकारिता, ये याद रखना, ये सरकारी सूत्र पर आधारित यानी सरकारी कामकाज की निगाह करेगी वॉचडॉग पत्रकारिता। और खोजपरक पत्रकारिता तो वो प्राइवेट क्षेत्र में भी चल सकती है और सरकारी क्षेत्र में भी चल सकती है। अब एडवोकेसी पत्रकारिता। किसी खास विचारधारा, एडवोकेसी कहते हैं ना, एडवोकेट होते हैं किसी एक या पक्ष में होते हैं या विपक्ष में होते हैं, किसी एक मुस्लिम के होते हैं या दूसरे पक्ष की तरफ होते हैं। तो ये किसी एडवोकेसी करते हैं। एडवोकेसी का मतलब क्या होता है? एक तरह से पक्ष रखते हैं अपना। तो
किसी खास विचारधारा, मत या घटना पर जनमत बनाने के लिए, जो कोई खास थॉट है, कोई थ्योरी है, उसके प्रति मत है या घटना, कोई घटना उस पर मत रखना, या घटना पर कोई घटना घटित हुई उस पर जनमत बनाने के लिए, लोगों की राय इकट्ठी करने के लिए अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी, तो एडवोकेसी हिंदी में क्या होते हैं, पक्षधर पत्रकारिता कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसिका लाल हत्याकांड, या दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उसके प्रति जो अभियान चलाया गया था, सक्रिय अभियान, ऐसे ही जैसिका लाल हत्याकांड न्याय के लिए चलाए गए सक्रिय अभियान को देखा जा सकता है। निर्भया हत्याकांड हुआ था, उसमें भी उनको उन मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अभियान चलाया गया था। तो ऐसी पत्रकारिताएं एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। वैकल्पिक पत्रकारिता, जो विकल्प के रूप में रहती है, देखो वास्तव में पत्रकारिता राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। ऐसी पत्रकारिता को, ये मीडिया को मुख्य धारा की मीडिया भी कहा जाता है। मुख्य धारा की इस तरह की मीडिया व्यवस्था की अनुकूल धारा में कार्य करती है। कौन सी? देखो वास्तव में पत्रकारिता राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है, ये बिल्कुल पहले भी पढ़ चुके हैं, राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। ऐसी पत्रकारिता को या तो मीडिया की, या मीडिया को, ऐसी पत्रकारिता मीडिया को मुख्य धारा की मीडिया भी कहा जाता है। इस तरह की मीडिया व्यवस्था के अनुकूल धारा में कार्य करती है, जबकि कुछ मीडिया व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपना कार्य संपादित करती है। कुछ अपनी व्यवस्था के विकल्प के रूप में कार्य संपादित करती हैं, इसलिए ऐसी पत्रकारिता को वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाती है। ठीक है, कुछ अलग मुद्दों से संबंधित, अलग बातों को लेकर अपनी राय प्रकट करती हैं, तो वो क्या करती हैं? वैकल्पिक पत्रकारिता करते हैं। ऐसी पत्रकारिता को पूंजीपतियों का, सरकारों को, विज्ञापनों का समर्थन नहीं हो पाता। तो ऐसी पत्रकारिताओं को है ना, एक तो एडवर्टाइज नहीं मिलता उनमें, सरकारों का, पूंजीपतियों का, इनका कोई समर्थन उन्हें प्राप्त नहीं होता। ये अपनी ये अलग अलग धारा में, यानी विकल्प के रूप में ये अपने ही विचारों को या घटनाओं को छापते हैं। तो इसलिए ये उनके मतलब सरकार, मीडिया, इनसे अलग हटकर, समाज और सरकार से अलग हटकर अपनी घटनाओं को, सूचनाओं को छापते हैं। इसलिए या पूंजीपतियों के बारे में, सरकार के बारे में, विज्ञापनों किसी बारे में छापते हैं, परंतु इसीलिए अलग हटकर छापते हैं। उनके अनुकूल में कुछ, व्यवस्था के अनुकूल में कुछ नहीं कार्य नहीं करते, ये बिल्कुल अलग रूप में कार्य करते हैं। तो इसीलिए सरकार का इन्हें समर्थन नहीं मिलता है, पूंजीपतियों को समर्थन नहीं मिलता है, ना ही कंपनियां उन्हें एडवर्टाइजमेंट देती हैं। तो ऐसी पत्रकारिता वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाती है। मतलब इसको आप ऐसे याद रखना कि स्थापित व्यवस्था के विकल्प में काम करने वाली पत्रकारिताएं क्या कहलाती हैं? वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाती है। ठीक है, हरिओम, सॉरी। अब है छठी, पीत पत्रकारिता। पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, ये भी एग्जाम में आता है, आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहते हैं। मतलब जिन पत्रकारिताओं में झूठी अफवाहों, प्रेम प्रसंगों का या संबंधों का वर्णन हो, आरोप प्रत्यारोप हो, से संबंधित सनसनीखेज समाचारों से संबंधित घटनाएं हों, तो ऐसी पत्रकारिताओं क्या कहते हैं? पीत पत्रकारिता। ठीक है, कौन सी? झूठी अफवाहों, प्रेम प्रसंगों, प्रेम संबंधों, आरोप प्रत्यारोप आदि संबंधित सनसनीखेज समाचारों, उनको क्या बोलते हैं? पीत पत्रकारिता कहते हैं। अब पेज थ्री फिल्म भी आपने सुना होगा भाई, फिल्मों से संबंधित, यही बात है, इसमें भी फिल्मों से संबंधित है। ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों, जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। ये खबरें आमतौर पर समाचार पत्रों के पृष्ठ संख्या 3 पर प्रकाशित होती। कितने पर? पृष्ठ संख्या 3 पर प्रकाशित होती है, इसलिए इन्हें पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। याद रह जाएगा। पत्रकारिता विद्रोह, खोजपूरक पत्रकारिता, विशेषीकरण पत्रकारिता, वाचडॉग पत्रकारिता। तो खोजपरक, जो आजकल इसका दूसरा रूप टेलीविजन में कौन सा है? स्टिंग ऑपरेशन। विशेषीकरण, वॉचडॉग, एडवोकेसी। ठीक है, एडवोकेसी को पक्षधर पत्रकारिता। वैकल्पिक, जो स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में कार्य करती है। ठीक है, पीत पत्रकारिता,
जिसमें आरोप प्रत्यारोप सनसनीखेज घटित समाचारों को वर्णन हो। पीस 3 अमीरों की पार्टियां, फैशन, डिजाइन, जाने माने निजी जीवन से संबंधित बातें बतलाई जाती, ये होते हैं पत्रकारिता प्रकार। 7 प्रकार। आगे देखते हैं संपादीय लेखन व उसका स्वरूप। संपादक द्वारा किसी घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख को संपादकीय लेख कहते हैं। संपादक द्वारा किसी घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख को, मतलब कोई भी घटना या समस्या, विचारात्मक लेख, ध्यान रखना, विचारात्मक लेख, विचार लेखन में अंतर्गत आते हैं ये लोग, तो उसे क्या कहते हैं? संपादकीय लेख कहते हैं। संपादकीय किसी एक व्यक्ति का विचार या राय न होकर, ये किसी एक व्यक्ति का राय नहीं होता है, बल्कि समग्र जो समूचा पत्र समूह है उसकी राय होता है। इसलिए संपादकीय में संपादक या लेखक का नाम नहीं लिखा जाता। इसलिए संपादकीय में संपादक या लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है। जो संपादकीय पृष्ठ होता है वो समाचार जो समूचा पत्र है उसकी राय मानी जाती है, मतलब ये इस धारा में काम करता है। तो संपादकीय में संपादक या लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है। संपादकीय के भाग, भूमिका होती है, इसमें विश्लेषण होता है और निष्कर्ष होता है, यानी संपादक के निजी विचार होते हैं। ठीक है, निष्कर्ष होता है, भूमिका होगी, जो भी अपना इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसका बीच का भाग होता है विश्लेषण, और फिर निष्कर्ष होता है। संपादकीय में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए, ये पूछ लेता है। संक्षिप्तता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होती है, तथ्यपरकता यानी ऑथेंटिक होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, रोचकता होनी चाहिए। ये 5 बातें होनी चाहिए संपादकीय की। कौन सी? संक्षिप्तता मतलब छोटापन होना चाहिए, विश्वसनीय विश्वास करने योग्य होनी चाहिए, तथ्यपरकता मतलब आंकड़ों मतलब ऑथेंटिक होना चाहिए, कुछ तथ्य होने चाहिए, आंकड़े होने चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए मतलब किसी पक्षपात करता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, रोचक होना चाहिए। और संपादकीय के प्रकार कौन से होते हैं? संपादकीय भाई कितने प्रकार? एक होता है सूचनात्मक होता है, एक विवादास्पद होता है, एक विशेष प्रकार संबंधित बातें बतलाई जाती। ये संपादकीय के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं, सूचनात्मक, विवादास्पद और विशेष। गुण: संक्षिप्तता होना चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए, तथ्यात्मकता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए और रोचकता होनी चाहिए। और भूमिका, विश्लेषण और निष्कर्ष इसके 3 भाग रहते हैं। सूचनात्मक संपादकीय में समस्या का वर्णन विश्लेषण अधिक होता है। जो सूचनात्मक संपादकीय रहता है में समस्या का वर्णन विश्लेषण अधिक होता है। इसमें संपादकीय टिप्पणी प्राय नहीं होती है, इसमें संपादकीय टिप्पणी प्राय नहीं होती है, मतलब समस्या का वर्णन विश्लेषण ज्यादा होता है। जबकि विवादास्पद या विशेष संपादकीय में संपादकीय टिप्पणी उसका अपना मत मुख्य रूप से शामिल होता है। बल्कि विवादास्पद हो, कोई बात विवादास्पद लिख कहते हैं कि हमारे मत के अनुसार ऐसा होना चाहिए, विशेष में भी वो कहते हैं हमारे मत के अनुसार ऐसा, तो अपना उसका मत मुख्य रूप से शामिल होता है। संपादक के संपादन में संपादन के सिद्धांत। तो संपादन और संपादक के सिद्धांत, अब देखो, संपादन का कार्य किसी लिखित सामग्री को त्रुटिविहीन करके उसे पढ़ने योग्य बनाई क्या कहलाता है? संपादन। संपादन क्या होता है? किसी लिखित सामग्री को त्रुटिविहीन यानी गलतियों से रहित करके पढ़ने योग्य बनाना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संपादन। संपादन के सिद्धांत क्या क्या है? तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोतों की प्रामाणिकता। स्रोतों की क्या होगी? प्रामाणिकता होगी। अब देखो, समाचार या संपादन तथ्यपरकता का क्या है? मतलब संपादन करते समय संपादक मंडल का ये कर्तव्य बनता है कि वह केवल शुद्ध एवं प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर ही समाचार लिखे। देखो, संपादन करते समय जो संपादक मंडल है उसका ये कर्तव्य बनता है कि वह केवल शुद्ध या प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर ही समाचार लेखन करे, न तो तथ्यों को तोड़ा या मरोड़ा जाए, न ही उन्हें एकांकी रूप से प्रस्तुत किया जाए। समाचार में प्रकट सभी तथ्य सही सटीक होने चाहिए, इससे समाचार में क्या बनती है? विश्वसनीयता बनती है। दूसरा है समाचार संपादन में वस्तुपरकता का आशय। समाचार घटनाएं तथा तथ्य उसी रूप में प्रस्तुत किए जाएं जिस रूप में घटित हुए हों। विरोध, समर्थन, अन्य किसी आग्रह के कारण समाचार की मूल भावों में बदलाव नहीं आना चाहिए। ये होता है क्या? वस्तुपरकता। समाचार संबंधी निष्पक्षता का आशय यानी किसी पक्ष में नहीं झुकना होता है।
इसका तात्पर्य है कि पत्रकार घटनाओं सूचनाओं को न्याय संगत रूप से प्रस्तुत करे, वह झुके तो न्याय के पक्ष में झुके, किसी मत, जाति, पार्टी, विचारधारा के पक्ष में नहीं झुके, अगर झुके भी तो न्याय के पक्ष में झुके। ये होती है निष्पक्षता। एक तो होता है तथ्यपरकता, जो भी किया जाए सत्य रूप से प्रकट किए, जो घटनाएं घटित हुई है प्रामाणिकता होनी चाहिए उनमें। और संपादक में ये जैसे ही घटित हुई उसे उसी रूप में क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। इसमें विरोध, समर्थन, अन्य किसी आग्रह के कारण समाचार की मूल कोई विरोध करता है, सब कुछ करता है, उसके बावजूद भी उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए। अब समाचार संतुलन का हास्य। जिन समाचारों और घटनाओं में अनेक पक्ष भागीदार होते हैं, जिन समाचारों घटनाओं में अनेक पक्ष भागीदार होते हैं वहाँ संतुलन की बड़ी आवश्यकता होती है। मतलब जिन समाचारों में और घटना अनेक पक्ष भागीदार होते हैं वहाँ संतुलन की बड़ी आवश्यकता होती है। प्राय पत्रकारों पर आरोप लगाया जाता है कि वह किसी घटना की एक तरफ रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। आरोप लगा दिया जाता है जहाँ देखो अब यहाँ जहाँ समाचारों घटनाओं में अनेक पक्ष हों, जहाँ कोई समाचार है या घटना है उसके अलग अलग पक्ष आते हैं तो वहाँ पर संतुलन बड़ा कठिन हो जाता है, वहाँ पर आवश्यकता हो जाती है संतुलन की। प्राय पत्रकार आरोप लगाया जाता है कि वो किसी घटना को एक तरफा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जैसे गुजरात में जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री थे उस समय, गुजरात में मोदी की छवि को लेकर अनेक पत्रकारों ने उनके चित्र का खूब हनन किया, उनके चरित्र का खूब हनन किया। गुजरात में मोदी की छवि को लेकर उनके पत्रकारों ने उनके चरित्र का खूब हनन किया, जबकि तथ्य यह था कि भारत में सबसे सफल मुख्यमंत्री मोदी जी थे। ऐसा असंतुलित पत्रकारिता का कारण हुआ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता में ऐसे गैर जिम्मेदारी की भावना अपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब ऐसे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वहाँ पर इस तरह की आशा नहीं की जा सकती। अब है लास्ट, स्रोत की प्रामाणिकता या विविधता का हास्य। समाचारों के लिए जानकारी के स्रोत या प्रामाणिक होनी चाहिए। मतलब ये आनी चाहिए जो भी हो प्रामाणिक हो। प्राय जैसे कि सही समाचार पत्र पीटीआई के द्वारा जारी हुआ, यूएनआई के द्वारा हुआ या अन्य समाचार संगठनों को सहारा लिया गया, मतलब प्रामाणिक होना चाहिए। ये स्रोत प्रामाणिक माने जाते हैं। कौन से? पीटीआई, यूएनआई, बीबीसी, अन्य समाचार संगठन। परंतु इनके अतिरिक्त भी अनेक स्रोत हैं। प्रत्येक समाचार पत्र के अपने संवाददाता हैं, समाचार एजेंसियां होती हैं। उनसे अपेक्षा है कि वे सभी प्रामाणिक निष्पक्ष हैं। मतलब जो एजेंसियां हैं, संवाददाता हैं, प्रामाणिक है, निष्पक्ष हैं। समाचारों के लिए आवश्यक है कि उनके स्रोत विविध हों और समाचारों के लिए आवश्यक है एक ही स्रोत पर, एक ही सोर्स पर डिपेंड नहीं, कई वो उससे टैली कर ले, हाँ वही खबर है क्या, हाँ वही। तो कुछ ही स्रोतों पर आधारित समाचारों के कारण घटना का सही रूप सामने नहीं। अगर कुछ ही स्रोत है, एक ही सब स्रोत है, अगर उन्हीं पे घटना लिख रखे हैं तो क्या होता है, सही रूप सामने नहीं आ पाता। उनके कई स्रोत होते हैं तो उससे टैली हो जाता है कि घटना सही है गलत है। तो संतुलन की आवश्यकता कब पड़ती है? जहां समाचार और घटनाओं के अनेक पक्ष भागीदार होते हैं। जिन समाचारों और घटनाओं के अनेक पक्ष, जहां अनेक लोग मौजूद है वहीं तो संतुलन करेगा, तो ये संतुलन हो जाएगा। प्रामाणिकता क्या दें? ऑथेंटिक सूचना देने वाले होने चाहिए। वस्तुपरकता और तथ्यपरकता में अंतर। आप देखो ये इंपॉर्टेंट बात होती है, वस्तुपरकता तथ्यपरकता क्या होती है। वस्तुपरकता का संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से। किससे होते हैं? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से। और जबकि तथ्यपरकता का संबंध अधिकाधिक तथ्यों से। ठीक है, अधिकाधिक है नहीं बल्कि तथ्यों से संबंधित है। मतलब इसमें कोई मतलब नहीं, जो भी हो तथ्य होनी चाहिए। वस्तुपरकता में सामाजिक से जुड़े होनी चाहिए, सांस्कृतिक, आर्थिक। वस्तुपरकता तथ्यों को देखने की दृष्टि है, अर्थात वस्तुपरकता क्या है? तथ्यों को एक देखने की दृष्टि है। किसमें? सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। अब देखिए संपादकीय का महत्व। संपादकीय में अखबार किसी घटना, किसी सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय में अखबार किसी घटना या किसी सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करते हैं। इसमें समाचार पत्र के संपादक अपनी राय किसी ज्वलंत मुद्दों पर रख सकते हैं। संपादकीय लेख समाचार पत्र की नीति विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। उनकी मतलब उसके आईने को दिखाते हैं समाचार पत्र की वो। ठीक है, एक लाइन में कहें तो संपादकीय में अखबार किसी घटना के सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करते हैं। मतलब अगर एक लाइन में कहें
तो संपादकीय अखबार है, अखबार की राय मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? अखबार की। उस अखबार की विचारधारा को प्रकट करता है संपादक संपादकीय पृष्ठ पर। संपादक के नाम, पत्र पर टिप्पणी। समाचार पत्र के संपादक पृष्ठ पर पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। इस स्तंभ के जरिए पाठक अपनी राय विभिन्न मुद्दों पर जाहिर करते हैं। वे जन समस्याएं भी होती हैं। यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। किसमें? संपादक के नाम पत्र आते हैं इसमें। ये संपादकीय पृष्ठ पर पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं और इस स्तंभ के जरिए, कॉलम के जरिए पाठक अपनी राय विभिन्न मुद्दों पर, पाठक यानी अखबार को पढ़ने वाले, अपनी राय विभिन्न मुद्दों पर जाहिर करते हैं। ये जन समस्याएं भी उठाते हैं। तो यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। ठीक। अब अच्छे संपादकीय क्या गुण होने चाहिए? एक गुण वही होने चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, तथ्यपरकता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए। ऊपर आपको पहले बता दी। ये अच्छे संपादकीय गुण है। कौन से? 5, 1 2 3 4 5। संक्षिप्तता, विश्वसनीयता, तथ्यपरकता, निष्पक्षता, रोचकता। वास्तव में एक अच्छा संपादकीय किसी विषय या मुद्दे पर संपादक द्वारा प्रस्तुत उसके अपने विचारों की सजग और ईमानदार प्रस्तुति है। किसी विषय या मुद्दे पर, या तो इसको ठीक कर देते हैं। ये चीज, किसी विषय या मुद्दे पर संपादक द्वारा प्रस्तुत उसके अपने विचारों की सजग और ईमानदार प्रस्तुति है। तो अच्छे संपादकीय गुण क्या क्या है? संक्षिप्तता, विश्वसनीयता, तथ्यपरकता, निष्पक्षता एवं रोचकता। और अच्छे संपादकीय गुण है, वास्तव में एक सच्चा संपादक किसी विषय या मुद्दे पर संपादक द्वारा प्रस्तुत उसके अपने विचारों की कैसी प्रस्तुति? सजग और ईमानदार प्रस्तुति है। ये आपके आज का पूरा टॉपिक खत्म हुआ और इससे आगे अगले वाले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और बड़ा स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और धन्यवाद।